हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही बेसिक बातें करता हूँ जो आपने बड़े ही छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, या और भी छोटे क्लासेस में, क्लास 8th में भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ से मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और स्टैंडर्ड लेवल तक जाऊँगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ वर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसमें चार्जेस कैसे होते हैं, मूव करते हैं या रेस्ट में रहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही बेसिक होगा। इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ साथ कूलॉम्स लॉ के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है। यह इलेक्ट्रिसिटी देखो दो तरह का होता है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रो का सेंस हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक मतलब हो गया रेस्ट, या सिंपली इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। इलेक्ट्रो का सेंस होगा इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। ठीक है। नेम से क्लियर हो गया कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। ठीक है। या विच गिव्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में होते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और दूसरा इसका पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इसको, जो कि आपका चैप्टर 3 है। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। ठीक है। चैप्टर 3 का पूरा कंप्लीट वीडियो है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का पूरा कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट मतलब होता है मोशन या फ्लो कह सकते हो। तो सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब भी चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। सिंपली हम देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पार्ट हैं। हम जानते हैं चैप्टर 1 से लेके 8 तक के जो भी चैप्टर्स हैं आपके, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ही पार्ट हैं बेसिकली। तो कह सकते हो कि बार बार एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स एराइजेस। ओके। ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स एराइजेस, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वह प्रॉपर्टी जिनके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स एराइज हो, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स एराइज नहीं हो सकता था। देखिए, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स एराइज होगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स का दो नेचर हो सकता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के दो नेचर हो सकते हैं, या तो वो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। अट्रैक्टिव कब होगा? जब दो डिफरेंट टाइप के चार्जेज होंगे। ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के चार्जेज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लस प्लस चार्ज की या फिर माइनस माइनस चार्ज की। ठीक है। ये दोनों देखो सेम टाइप के चार्ज हो गए, प्लस प्लस या माइनस माइनस देख रहे हैं, दोनों सेम टाइप के चार्ज हो गए। तो इन चार्जेस को हम बोलते हैं लाइक चार्ज। मतलब चार्ज के देखो दो टर्म होते हैं, पहला लाइक चार्ज हो गया और दूसरा होता है अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज में जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज। जैसे हमने लिखा माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस, ये अनलाइक चार्ज हो गए। अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। हमारे एवरीडे लाइफ में भी सेम यही कंडीशन होता है। ठीक है, कि हमेशा जो लाइक चार्जेज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। एवरीडे लाइफ से समझ ही रहे हो कि हमेशा किसी लड़के की शादी लड़की से ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है। कभी लड़की की शादी लड़की से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन होगा, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के नहीं हैं, वो दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक है। खैर, ये तो मजाक वाली बात हो गई।
तो इतना समझ लेना कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर बात करें फोर्स की तो वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा। ठीक है। अब देखिए इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के कुछ नेचर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसका सबसे पहला नेचर होता है एडिटिव नेचर होता है, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर देखो क्या है, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम हैविंग फ्यू चार्जेस। ठीक, यहाँ पे हमने मान लिया एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज, दूसरा मान लिया माइनस Q2 चार्ज, फिर है Q3 यानी प्लस Q3 है, फिर प्लस Q4 माइनस Q5, ऐसे मैंने बहुत सारे चार्जेस कंटेन कर रहा है। ये सिस्टम जो है, जो हमने सिस्टम ले रखा है, ये बहुत सारे चार्जेस कंटेन कर रहा है, Q1 Q2 Q3। इसमें कुछ चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं और कुछ चार्जेस नेगेटिव नेचर के हैं। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है तो बोलोगे Q नेट बराबर Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस माइनस Q5। ठीक है ना। अब इसमें देखो जो नेगेटिव वाले टर्म है उनको एक साथ लिख लें, पॉजिटिव टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो हमने पॉजिटिव टर्म को एक साथ लिख लिया, माइनस नेगेटिव वाले से माइनस को बाहर निकाल लिया, Q2 प्लस Q5। ओके, तो हमने देखा कि जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल चार्जेस, यानी कि इस सिस्टम में जितने भी चार्जेस होंगे उन सारे चार्जेस को आपस में जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा वही टोटल चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक एडिटिव नेचर शो करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा कैसा नेचर शो करेगा, एडिटिव नेचर शो करेगा। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस यानी जो हमारा टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज हमेशा एक इंटीजर का मल्टीपल होता है। कभी भी ये 1.5, 0.5, 1/2 इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये जो है ये फंडामेंटल यूनिट होता है चार्ज का। ई जो हमने लिखा है इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आ रहा ना। तो Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। और जो इसका लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स ये हो गया कि द चार्ज ऑफ ए सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सिंपली कह सकते हो कि किसी सिस्टम के चार्ज को ना हम कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज कर लो, देखो अगर मान लो एक चार्ज बॉडी है दूसरी अनचार्ज बॉडी है, उसको चार्ज करना है, तुम्हें किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, उसके लिए दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पहला कंडक्शन और दूसरा होता है इंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन देखिए हम समझाते हैं आपको। पहले चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या है, सपोज को ले पहला बॉडी हो गया ए जो कि चार्ज बॉडी है, इसमें कुछ प्लस चार्ज है ऐसे, और दूसरा बॉडी हो गया बी जिसमें अनचार्ज है। ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन के केस में हम क्या करेंगे, दोनों बॉडी को एक दूसरे के टच में लेकर के आएंगे। ये हमारा बॉडी ए था, दिस इज बॉडी बी। जब दोनों को एक दूसरे के टच में लेकर के आओगे तो किसी एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। अब जरा सोचो कि किस में से चार्ज किस में ट्रांसफर होगा, ए से बी में ट्रांसफर होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। जो चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन है वो ए से बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना। एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, प्लस, और पॉजिटिव चार्ज होता है वो मूवेबल नहीं होता, मतलब पॉजिटिव चार्जेस एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, मूव कौन करता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो सिंपली कह सकते हो कि जो बी के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ए में आने शुरू हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर अभी तो आपने बताया कि बी जो है अनचार्ज बॉडी है, तो फिर आप कह रहे हो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से बी के ए में आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है?
तो बच्चों ये बताओ, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, मार्कर एक बॉडी हो गया, ठीक है, ये मैटर है कि नहीं है? मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है, यानी छोटे छोटे एटम्स मिलकर के बना होगा। और एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर द नेट चार्ज इन बी विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर शो करता है, मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, इस वजह से यहाँ पर कोई भी चार्ज का कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम एक पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में इसको लेकर के जाएंगे तो जो बी के अंदर के जो नेगेटिव चार्जेज होंगे वो ए में ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे, और जब बी से चार्ज ए में आएगा तो कह सकते हो कि यहाँ के कुछ पॉजिटिव चार्जेस एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे, और जितना चार्ज यहाँ पे आएगा उतना यहाँ पे बैलेंस होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो कुछ इधर के चार्जेस बैलेंस हो गए और यहाँ पे कुछ चार्जेस क्रिएट हो गए, और ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेज में ना आ जाए। फिर दोनों को सेपरेट कर दो। अब हमने देखा यहाँ पे ए भी चार्ज हो गया और जो हमारी बॉडी बी थी यह भी चार्ज हो गई। तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाई कंडक्शन समझ गया होगा। अब देखो चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है। अगर इसी को चार्जिंग बाई इंडक्शन की मेथड से अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो सिंपली जो बॉडी ए है, ए और बी को खूब ज़्यादा क्लोजर लेकर के आओ। जब ऐसे क्लोजर लेकर के आओगे तो ए हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और इधर बी जो है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब दोनों को हम एक दूसरे को क्लोजर लेकर के आएंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा, जो कि नेगेटिव चार्जेज होंगे इसके अंदर के, वो सारे के सारे इस पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और इसके दूसरे एंड पर पूरे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। मतलब यहाँ के पॉजिटिव चार्जेस आए नहीं हैं। जनरली हुआ क्या कि इधर के जो इलेक्ट्रॉन हैं इस साइड में जब आए तो ये चार्ज एक्टिव हो चुके हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसको अर्थ करा देते हैं। अर्थ करा मतलब कि इसको ज़मीन से हम कनेक्ट कर दिए, धरती से कनेक्ट कर दे रहे हैं, और इसके जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एंड ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज फ्रॉम दिस बॉडी टू द अर्थ, ये दोनों के दोनों जो सिस्टम है हमारा वो चार्ज हो जाएगा। ये हमारा ए हो गया, इसमें जो चार्ज थे वो तो है ही, जो बी है यह भी चार्ज हो गया। बात समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो लगभग समझ गया होगा कि चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है और चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है। तो जल्दी से जो नोट करने वाला देखिए आपको, इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं इसे इरेज करता हूँ और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कूलॉम्स लॉ। तो देखिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कूलॉम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को दिया था। इस लॉ में देखो उन्होंने क्या कहा, दो चार्ज ले लिया था उन्होंने, एक पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो उन्होंने देखो स्टेटमेंट कैसे दिया था, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ओके। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, ठीक है। हमने दो चार्ज ले लिया, पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। दोनों चार्जेस को किसी डिस्टेंस r पर हमने सेपरेट कर दिया है। देन an electrostatic force will be act between them and that force will be डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। जो फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में लगेगा वो फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो। देखो कंबाइन करने पे हमें क्या मिलता है, ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, देखिएगा क्या मिलेगा हमें, एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हेन प्रोपोर्शनलिटी विल बी रिमूव्ड तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया K, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। और हम जानते हैं इस K की वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसका एसआई यूनिट देखो कैसे फाइंड करते हैं। एसआई यूनिट आप K कैसे निकालोगे, स्मॉल K है
हम जानते हैं k की वैल्यू यदि आप यहाँ से फाइंड करो तो k इज इक्वल टू मिल जाएगा, k इज इक्वल टू मिलेगा हमें एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। फोर्स का होता है न्यूटन SI यूनिट, डिस्टेंस का होता है मीटर तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, चार्ज का कुलाम, इसका भी कुलाम तो कुलाम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गया हमें SI यूनिट ऑफ k, ओके। अब देखते हैं कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है। कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपने फोर्स निकाला इस फार्मूले से, सपोज करो कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको आप करते हो और आप फोर्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ जाए तो समझ लेना कि फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ जाए तो फोर्स किस नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, और यदि फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए मीन्स फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। कहोगे सर ऐसा कैसे होगा, क्योंकि अगर दोनों चार्जेस प्लस प्लस हों तो भी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और दोनों चार्जेस अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी इसका वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी दोनों लाइक हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और लाइक कब होंगे, जब फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। एक प्लस है और एक माइनस है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और उस टाइम कह सकते हो कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो जब भी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रिसिटी फोर्स का या कूलम्बियन फोर्स का, तो समझना कि पॉजिटिव के केस में ये रिपल्सिव होगा और नेगेटिव के केस में अट्रैक्टिव होगा। अब इससे रिलेटेड देखते हैं हम कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखो ये भी क्या दर्शाता है, जनरली ये बताता है कि जो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। मीन्स ये हुआ कि ये जो फोर्स है इसके बीच में वो थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। इस चीज़ को हमें यहाँ पर डिराइव करना है कि दोनों पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं, जैसे हमने कंसिडर कर लिया कि जो Q1 चार्ज, जैसे इसके लिए जो मैं फिगर यहीं पे बना दे रहा हूँ, इसी फिगर के रिस्पेक्ट में समझा देता हूँ। चाहे यहाँ पे चलो फिगर बनाते हैं। इधर हमने दो चार्ज कंसिडर किया, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। ये इसके बीच का डिस्टेंस R हो गया, और इसका ओरिएंटेशन जो Q1 चार्ज है इसका ओरिएंटेशन ये हो गया R12 कैप, और इसका जो ओरिएंटेशन है इधर हो गया R21 कैप, ठीक है। हम जानते हैं कि Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को हमने बोला F12, और जो Q2 है Q2 पर पहला चार्ज फोर्स लगाएगा तो इसको हमने कहा F21, ठीक है। F12 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, और F21 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। और ये R12 कैप का होगा, सर ये क्या है, ये जो है डायरेक्शन को दिखा रहा है। जनरली हमने यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड किया है ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, डायरेक्शन को नहीं दर्शाता, ठीक है। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर लो, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सो सिंपली वी कैन से कि यहाँ पर भी जो फोर्स है इस फोर्स के अंदर कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो हम दोनों को रख करके हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो देखना यहाँ पे क्या मिलेगा, हियर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे F12 की बात करते हैं मॉड, या फिर मॉड F21 की बात करते हैं, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड एक बराबर होगा, क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सिंपल यही हमारा मैग्नीट्यूड होगा। K मतलब क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हमें मैग्नीट्यूड मिल गया है। और यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखिएगा ऐसे लिखेंगे क्या, एंड अगर हम वेक्टर F12 की बात करें, F12 में एक तो मैग्नीट्यूड होगा, तो सबसे पहला मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, ये हो गया मैग्नीट्यूड। दूसरा हमें देखना है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ये किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो F12 फोर्स है ये कुछ इधर है, तो F12 फोर्स देखो किसके डायरेक्शन में है, R21 के डायरेक्शन में। तो कह सकते हो F12 R21 के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर R21 कैप जो है वो दर्शाएगा इसके डायरेक्शन को। तो एक हो गया मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया डायरेक्शन। एंड F21 बराबर देखो क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R12 कैप, ठीक है। R12 कैप कैसे लिख दिया, क्योंकि F21 देख रहे हैं किस डायरेक्शन में है, R12 के डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा R12 कैप, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखोगे, बट R12 कैप इज इक्वल टू द नेगेटिव साइन ऑफ R21,
क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ये R12 डायरेक्शन हो गया और दूसरा डायरेक्शन R21 है। देखो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, और जब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला नेगेटिव साइन अब दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ F21 बराबर देखो क्या मिल जाएगा, F21 इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने माना पहला इक्वेशन और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे लिख सकते हो नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन F21 है ना, F21 बराबर मिलेगा। आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा बड़े ही सिंपल वे में और शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ते हैं या फिर डिराइव कैसे करते हैं। कोशिश करूंगा कि चैप्टर के एंड में आपको न्यूमेरिकल भी बता दूं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने हैं। और मैं 2 दिन और लूँगा, इसके बाद 2 दिन के अंदर ही मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो देखिएगा F21 बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसके साथ साथ जो इसका डायरेक्शन है वो है R12 कैप। अब देखो R12 कैप की वैल्यू -R21 कैप के बराबर है, तो इस R12 के जगह पे अगर हम चाहें तो -R21 कैप लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि R12 की वैल्यू -R21 के बराबर है, तो इसके जगह पे अगर हम चाहें तो -R21 लिख सकते हैं। यहाँ से नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लो। अगर नेगेटिव साइन को बाहर निकालते हो, यहाँ पे लिख लेते हो, देखो क्या मिलेगा आपको, F21 बराबर मिल जाएगा। अब इस नेगेटिव को अगर हाइड करके देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21 कैप, ये किसका वैल्यू है? ये है F12 का वैल्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -F12, ठीक है ना। इस हाइड करके देखो, माइनस साइन को अगर हाइड करके देखोगे तो पूरा जो टर्म आ रहा है वो F12 का है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया नेगेटिव साइन ऑफ F21, ठीक है। हेंस इट इज प्रूव्ड। हम जानते हैं हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारा कूलॉम का लॉ है, कूलॉम्स लॉ, क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या सिंपली कैसे न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है या फिर नहीं करता। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि पहला चार्ज दूसरे पर जितना फोर्स लगाया, दूसरा चार्ज पहले पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर कह सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो समझते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी को जनरली हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक जो आप एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, यहाँ पर लिखा था ना फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, या सिंपली कह सकते हो एयर की भी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, ओके। लेकिन जो एप्सिलॉन आर है, यानी एप्सिलॉन आर का मतलब हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पर हम 2 परमिटिविटी का रेशियो दर्शाते हैं, ठीक है। 2 परमिटिविटी का रेशियो मतलब क्या हो गया, सपोज कर लो कि 2 चार्जेस है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज हो गया Q2। दोनों Q1 एंड Q2 चार्ज को हम किसी डिस्टेंस R पर अरेंज कर दिए हैं। इसके बीच की दूरी हमने मान लिया कि R है, R डिस्टेंस पे हमने इसको अरेंज कर दिया है। हम जानते हैं कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ओके। और उस फोर्स की वैल्यू होगी, अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम में इन चार्जेस को हम रखते हैं तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया इसको कूलॉम्स लॉ में। लेकिन बच्चों ये जो परमिटिविटी आपको जो दिखाई दे रहा है फ्री स्पेस का एप्सिलॉन नॉट, ये हर जगह एक समान नहीं होती है, ठीक है। अगर हम किसी मीडियम की बात करें तो अलग अलग मीडियम में परमिटिविटी डिफरेंट होगा। मींस अगर हम इन्हीं चार्जेस को किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रख देते हैं या कह सकते हो किसी लिक्विड में रख दिया तो इसकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, ओके। या किसी सॉलिड में ही चार्जेस हैं तो उन चार्जेस की परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम इस चार्ज को, इस सिस्टम को किसी मीडियम में रखते हैं तो ये फोर्स इन वैक्यूम हो गया। फोर्स इन वैक्यूम कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पहला इक्वेशन मिल गया। एंड अगर हम इसी चार्ज को किसी मीडियम में रख दें तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमने एक गलती कर दिया, यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन होगा, ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ पर परमिटिविटी चेंज हो जाएगी जब हम किसी मीडियम में इस चार्ज को रखते हैं। यहाँ पर हो गया 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। सिंपली क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, देखो क्या मिल जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये पूरा टर्म हो गया कैंसिल, यहाँ पे 4π से 4π कट गया, बचा एप्सिलॉन और इधर बचा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर, यानी मिलेगा आपको फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर चला गया और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हमें एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमें मिल गया रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे एप्सिलॉन जो देख रहे हो, एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, यानी कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को या दो चार्ज बॉडी को हम किसी मीडियम में रखते हैं तो उस मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। इसके हेल्प से आप चाहें तो फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम विल बी इक्वल्स टू, जस्ट मिनट, यहाँ पे एक और रिलेशनशिप देखो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। फोर्स इन मीडियम बराबर क्या आया है? फोर्स इन मीडियम का वैल्यू है 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, इस एप्सिलॉन के जगह पे अगर आप यहाँ से रिलेशन फाइंड करें तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू मिल गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स इन मीडियम बराबर देखो क्या मिल जाएगा, 1/k को बाहर निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे बचा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, और ये पूरा हम देख रहे हैं फोर्स इन वैक्यूम है। फोर्स इन वैक्यूम का वैल्यू देखो यहाँ पर हमने लिखा था, तो सिंपली इसके जगह पे चाहे तो लिख सकते हैं फोर्स इन वैक्यूम यानी कि 1/k इंटू फोर्स इन वैक्यूम। ओके, तो सिंपली कह सकते हो कि अगर हम फोर्स इन मीडियम का रिलेशनशिप दिखाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स इन वैक्यूम तो हम देखेंगे हमें मिल जाएगा 1/k इंटू एफ वी। एफ वी क्या है? फोर्स इन वैक्यूम। वेयर के क्या है बच्चों? वेयर यहाँ पे लिख सकते हो वेयर के इज इक्वल्स टू, ये कैपिटल के है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसलिए कोई फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम किस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। इसी के साथ साथ हम एक और टॉपिक आपको समझा देते हैं, एक रिलेशन बता देते हैं। जनरली जो हमारा कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कुछ कोरिलेट करता है। जैसे हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को भी अपलोड किया, क्लास 11th के बच्चे अगर चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू थी G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात यहाँ पे मास की कर रहे थे और इधर हम चार्ज की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है यह भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि यह फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इस कंडीशन में भी देख रहे हो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? जनरली दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, लेकिन अंतर देखो कितने हैं। ये जो हमारा पहला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पर डिपेंड करता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ द चार्ज। अगर दोनों चार्जेस लाइक होंगे यानी सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और दोनों चार्जेस अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लगभग आपने सिमिलरिटी और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ,
और इस टॉपिक के अगले टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जनरली मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी बनी रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर के आता रहूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट से हमारा हौसला और बढ़ता है और मैं आपके लिए न्यू कंटेंट लेकर के आने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपने चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के भी वीडियोज़ को मैं अपलोड करता हूँ बीएससी के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।